जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज एनालिसिस में। दिनांक है 10 नवंबर और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज ओवरव्यू। सबसे पहले जानेंगे डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हमारा आर्टिकल। इसमें हम आईबी के बारे में जानेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, आईबी का इतिहास और उसके कार्य करने की प्रक्रिया को हम देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है हमारे जो नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप से हिला उत्तर भारत, GS1 और GS3 से दोनों से जुड़ा हुआ है। भूकंप के बारे में जानेंगे, रिक्टर स्केल, भूकंप के केंद्र के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है भूकंप में, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। भूकंप के प्रकार यहाँ पर हम में जानेंगे। इस प्रकार ये हमारा कुछ आर्टिकल रहेगा। उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है जो हाल ही में नए हमारे प्रधान न्यायाधीश बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 50वें, जो कि है जस्टिस चंद्रचूड़। तो ये भी हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ हम जो है हमारे जो क्वालिफिकेशन क्या है जो हमारे चीफ जस्टिस की ऑफ इंडिया की, वो देखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है, रोल क्या होता है, रिमूवल कैसे किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में देखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़े हम बातें देखेंगे यहाँ पर कि दिशा मुख्य उपलब्धि क्या है। भारत और आसियान क्वाड के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा कुछ IPR के बारे में रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे मैप में देखेंगे, क्योंकि हाल ही में मालाबार जो एक्सरसाइज हो रही क्वाड की जापान में, यहाँ पर हम जापान का मैप देखेंगे कि नागासाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे हम और भी कुछ यहाँ पर बातों को देखेंगे। इस प्रकार से हमारा आज न्यूज़ ओवरव्यू रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला आर्टिकल, आतंकवाद और नक्सलवाद के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना जरूरी, शाह। यहाँ पर जो है वो भी आंतरिक सुरक्षा के हालत की समीक्षा की है आईबी के अधिकारियों के साथ, जो गृह मंत्री ने, उसी पर यहाँ पर ये बात की गई है। और यहाँ पर जो समस्या है उनके ऊपर चर्चा की गई है, और जो उपलब्धियां हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के ऊपर बात की गई और सपोर्ट सिस्टम को दुरुस्त करने की बात यहाँ पर की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बुधवार को जो यहाँ पर उच्च स्तरीय बैठक में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हुए गृह मंत्री शाह ने यहाँ पर आतंकवाद, नक्सलवाद और नारकोटिक्स पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। यानी कि यहाँ पर समन्वय कमी है, ये यहाँ पर इस बात से पता चलता है। इससे समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर समन्वय बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पर जो प्रमुख समस्या है उनको अगर आप देखें तो यहाँ पर है नक्सलवाद, जो फाइनेंस जो है नक्सलवाद को लेकर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको खत्म करने की बात की गई है। और जो समुद्री सीमाएं हैं उनको अवैध बनाने पर बात की गई है, ताकि वहाँ से जो घुसपैठ होती है उसको खत्म किया जा सके। सबसे बड़ी समस्या को यहाँ पर नारकोटिक्स को लेकर भी बात की गई है, क्योंकि नारकोटिक्स से जो पैसा जाता है वो देश के ये जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें यूज किया जाता है। और युवा पीढ़ी को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, भारत की युवा पीढ़ी को। और यह एक तरीके से भारत का ह्यूमन रिसोर्स है, उसी को नुकसान हो रहा है, जिससे कि ये खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। ये जो नारकोटिक्स है उसको यहाँ पर सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा, मतलब एक तरह की चुनौती के रूप में भी यहाँ देखा गया है, और उस पर यहाँ पर बात की गई है। तो प्रमुख यहाँ पर जो आप देख सकते हैं खतरे भारत जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, तो वो हमारे हो जाएंगे आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, नशीले पदार्थ की तस्करी, नक्सलवाद तो से लेकर सीमा पार से उत्पन्न किए जा रहे खतरों पर यहाँ पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया था। यहाँ पर देश में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से चुपचाप काम करने पर उन्होंने एजेंसियों की तारीफ भी की है, जैसे कि NIA ने PFI पर यहाँ पर उसकी छापेमारी की है। और जो PFI पर यहाँ पर हम देखेंगे भारत की सुरक्षा एजेंसियां IB और रो, एक तरीके से ये दोनों खुफिया एजेंसियां हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB भारत की जो है वो खुफिया एजेंसी और रिसर्च एनालिसिस विंग यहाँ पर बाहरी खुफिया एजेंसी है। तो अब ये दोनों ही खुफिया एजेंसी है, पर इन दोनों में फर्क ये है कि IB जो है वो हमारा इंटरनल खुफिया एजेंसी है, और रो है वो बाहरी खुफिया एजेंसी। यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा उच्च महत्व का विषय है। भारत में रक्षा और अर्धसैनिक बलों के अलावा विभिन्न खुफिया और जांच एजेंसियां भी देश की सुरक्षा निश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। और दो महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियों IB और रो है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और आंतरिक खुफिया एजेंसी है, जब रिसर्च एनालिसिस विंग जो है हमारी रो, वो बाहरी खुफिया एजेंसी। जानते हैं IB के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है भारत की खुफिया एजेंसी है, जो देश के भीतर से खुफिया जानकारी एकत्र करती है और काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म कार्यों को भी अंजाम देती है। और यह गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम करती है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन यह काम करती है। इसका मुख्यालय आप देखें तो नई दिल्ली में स्थित है। और जो है IB अपने कर्मचारियों को भारतीय पुलिस सेवा, IPS, भारतीय राजस्व सेवा, IRS और सेना जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आकर्षित करती है, यानी कि यह अपने कर्मचारियों को इन इन सेक्टर से या इन जगहों से अपने इसमें बुलाती है।
आईबी जो है वो निदेशक रणनीतिक नीति समूह और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की संयुक्त खुफिया समिति एआईसी का हिस्सा है और सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आईबी का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना है वो 1887 यानी 1887 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा संगठन माना जाता है। 9 में है जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास में जवाब में इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय की स्थापना की गई थी और 1921 तक इसे भारतीय जो राजनीतिक खुफिया कहा जाने लगा यानी कि आईपीआई कहा जाने लगा, जो एक निगरानी एजेंसी का गठन करता था। यानी कि यह निगरानी खुद करता था और एजेंसी का गठन भी करता था और यह भारत कार्यालय और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था और स्कॉटलैंड यार्ड और MI5 के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता था। यहाँ पर बता दूं स्कॉटलैंड यार्ड और MI5 यहाँ पर यूके की है, वो सुरक्षा और जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी जनरली, मतलब कि बेसिकली तो स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है थी, न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के रूप में भी जाना जाता है, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस की तरह कार्य करती थी। और MI5 थी जो थी वो, और MI6 भी अब है वहाँ पर। ये MI5 और MI6 यहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में कार्य करती है। 1947 में यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता के बाद आईपीआई का नाम बदलकर गृह मंत्रालय के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया है। 1968 तक यह घरेलू और विदेशी खुफिया दोनों को संभालता था, जिसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का गठन विशेष रूप से विदेशी खुफिया के लिए किया गया था। रॉ की स्थापना के कारण आईबी को मुख्य रूप से घरेलू खुफिया और आंतरिक सूचना भूमिका सौंपी गई थी। आईबी के कार्य देखे जाए दोस्तों यहाँ पर तो पता चलता है कि आईबी का उपयोग भारत के भीतर से मुख्य जानकारी जुटाने और काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म कार्य को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। घरेलू खुफिया जो जिम्मेदारियों के अलावा आईबी को विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी एकत्र करने का काम सौंपा गया। यहाँ पर भारत के जो भीतर और पड़ोस में मानव गतिविधि के क्षेत्रों में इंटेलिजेंस क्षेत्रों को इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्तव्यों को चार्टर के आवंटित किया जाता है। यानी कि इसके क्षेत्रों को या कार्य को यहाँ पर एक चार्टर के रूप में बताया जाता है, जो किसे यहाँ पर गृह मंत्रालय द्वारा या फिर ये कार्य के लिए दिए जाते हैं। आईबी की अधिकांश गतिविधियों को वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए इसके कामकाज और मिशनों के बारे में कम जानकारी उपलब्ध होती है। यानी कि सारे काम किसी एक व्यक्ति को या ग्रुप को नहीं दिए जाते, यहाँ पर हर कार्य को यहाँ पर वर्गीकृत कर दिया जाता है, जिससे और उसके कारण यहाँ पर सभी को इन कार्यों की जानकारी नहीं होती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यह एक बाहरी खुफिया एजेंसी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी एकत्रित करना है, आतंकवाद का मुकाबला करना, काउंटर प्रोलिफरेशन है, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। रो के प्रमुख को कैबिनेट सचिवालय में सचिव के रूप में नामित किया गया है और संसदीय निरीक्षण के बिना भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार में है। यहाँ पर प्रशासनिक आधार पर रो के निदेशक कैबिनेट सचिव को रिपोर्ट करते हैं, जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो ये था रो के बारे में, और हम इसके बारे में जानेंगे हमारे जब, ये था हमारा आईबी के बारे में। अब रो के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे, जब हमारा इसका आर्टिकल में हम देखेंगे। और इसको आप जीएस के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा और नोट्स जो बनाए होंगे इसके, उसको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड, जो कि हाल ही में नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप से हिला उत्तर भारत, GH1 एंड GH3 से जुड़ा हुआ है। नेपाल में दोस्तों यहाँ पर मंगलवार को आधी रात के बाद 1:57 पर यहाँ पर शक्तिशाली भूकंप से धरती हिल गई। इसके झटके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 थी। वाले इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी नेपाल के डोटी जिले में था। भारत में इससे किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नेपाल में 6 लोगों की जान गई है। ये हमारे लिए हालांकि एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एनसीएस ने बताया कि निचले हिमालय क्षेत्र में कई दिनों से कम तीव्रता के भूकंप का अनुभव किया जा रहा था। हम जानते हैं हम भूकंप क्या होता है जनरली, इसके बारे में देखते हैं किस प्रकार की इसमें जो तरंगे होती है और एक कम तीव्रता, ज़्यादा तीव्रता, और के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों आपको जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर भूकंप का सीधा मतलब होता है जो सतह पर कंपन, यानी कि पृथ्वी की सतह पर कंपन जो होता है उसे भूकंप कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर होती है, लेकिन यह मानव निर्मित भी हो सकती है। यानी कि ये जनरली तो प्राकृतिक होती है पर मानव निर्मित भी हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो भूकंप एक आकस्मिक अंतर्जाल बल है। इसे भू आकृति विकास की रचनात्मक शक्ति भी कहा जाता है। यानी कि रचनात्मक क्यों कहा है, क्योंकि
वो आकृतियाँ इससे विकसित होती है, जिसलिए इसे रचनात्मक कहा जाता है। जैसे कि हिमालय बनने से पहले भी जब प्लेटें टकराई थी तब भूकंप आया था, और भूकंप आने के बाद यहाँ पर प्लेटों में वो बदलाव आए थे, उसके कारण यहाँ पर हिमालय की रचना हुई थी। यह एक प्राकृतिक खतरा भी है, क्योंकि भूकंप के केंद्र से ऊर्जा की रिहाई से मानव जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होता है। आपको पता ही है, जब भी भूकंप आता है, जब ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है, आपको पता है कैसे जान माल की हानि होती है। तो ये एक खतरा भी है प्राकृतिक। अभी तक हमारे पास भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए तकनीक उपलब्ध नहीं है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके और कुछ पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके कुछ हद तक भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब भूकंप आना होता है तो तालाबों में मछली उत्तेजित हो जाती है और सांप अपने बिल से बाहर विचरण करने लगते हैं। इसी यहाँ पर ये कुछ पारंपरिक मान्यताएं और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें यहाँ पर दोस्तों, तो वह स्थान जहाँ से तरंग की गति प्रारंभ होती है फोकस या उद्गम केंद्र कहलाती है। और भू सतह पर फोकस के जो निकटतम के स्थान को ऊपरी केंद्र कहते हैं। इसको एपिसेंटर के रूप में भी हम जानते हैं, और फोकस यानी उद्गम केंद्र कहा जाता है इसके, जहाँ से तरंग की गति प्रारंभ होती है। और उसी के ऊपर रहता है हमारा एपी सेंटर, यानी कि अधिकेंद्र ऊपरी केंद्र कहा जाता है जिसे। सबसे बड़ी सतह आमतौर पर ऊपरी केंद्र के करीब होती है, और अधिकेंद्र से दूरियां बढ़ने पर ताकत कम हो जाती है भूकंप की। ऐसा जो कि होता है। तो आप इमेज में देख सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीच वाला एरिया है हमारा, ये फोकस है यहाँ से, और फोकस से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तरंगे यहाँ इस प्रकार से ये जाती है। ये है इस प्रकार से भूकंप यहाँ पर कुछ कार्य करता है। ये भूकंप का केंद्र हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये भूकंपीय तरंगे आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दर्शाई है मैंने। इसके अलावा आप यहाँ पर सतह पर आएंगे ऊपर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर दिख रहा होगा, जो सबसे नज़दीकी एरिया है, सबसे नज़दीक में सीधे जो आप लाइन में सीधी लाइन में देख सकते हैं फोकस से, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, या ऊपरी केंद्र अधिकेंद्र यहाँ पर इसको हमने कहा था अभी। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप ये तरंगे देख सकते हैं। और दोस्तों भूकंप के प्रकार देखें तो फोल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप भी कहा जाता है। तो आप देखें तो जैसे टेक्टोनिक भूकंप भी एक कहा जाता है इसी को। जो विवर्तनिक भूकंप होते हैं, टेक्टोनिक भूकंप टेक्टोनिक प्लेट की गति के कारण होता है। ज्वालामुखी भूकंप हमने देखा है यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होगा। निपात भूकंप है वो गहन अध्ययन के कारण होते हैं, गहन खनन के कारण होते हैं। गहन खनन गतियों से जो भूमिगत खदानें हैं वो ढह जाती है, और इस प्रकार के भूकंप को निपात भूकंप कहते हैं। विस्फोटक भूकंप भी होता है, जो बम, रासायनिक बमों से और परमाणु उपकरणों से विस्फोट से भी उत्पन्न हो सकते हैं। जलाशय प्रेरित भूकंप होते हैं, एक बड़े बांध के टूटने या पानी के भार से उसके नीचे उपस्थित जो प्लेट है उसके टूटने से उत्पन्न भूकंप को जलाशय प्रेरित भूकंप कहते हैं। कि जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, अगर बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी वहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो उस प्लेट वहाँ पर उस जगह पर दबाव ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप आने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं भारत में भूकंप का वितरण। भारत में भूकंप कहाँ पर, कौन से स्थान पर किस प्रकार के भूकंप होते हैं, हम यहाँ पर जानते हैं। परंतु उससे पहले हम कुछ और बातें यहाँ पर जानते हैं कि भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये आपको पता, हमने बात की थी। जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है और इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यहाँ पर जो पृथ्वी की तरंगे यहाँ पर मापने के लिए कौन सा यूज होता है उसको आप याद रखिएगा। प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिस्मोग्राफ यहाँ पर इसे कहते हैं, सिस्मोग्राफ से इसे मापा जा सकता है। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र होता है वो हमने देखा, एपोसेंटर। और यहाँ पर इसको फोकस भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है वो अधिकेंद्र एपिसेंटर कहलाता है। भूकंप के प्रकार हमने देखे हैं। यहाँ पर हम विश्व की दृष्टि से देखें तो भूकंप की सबसे बड़ी भूकंप पेटी जो है वो परिधि प्रशांत भूकंपीय पेटी प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है। यानी प्रशांत के महासागर किनारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखे जाते हैं, जहाँ हमारे ग्रह के सबसे बड़े भूकंपों के लगभग 81% आते हैं। इसने रिंग ऑफ फायर उपनाम अर्जित किया है, यानी कि यहाँ पर इतने भूकंप आते हैं कि इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। यह पेटी जो है विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं में मौजूद है, जहाँ अधिकतर जो समुद्री क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेट के नीचे डूब रही है। इन सबडक्शन जोन में भूकंप प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के भीतर से टूटने के कारण आता है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर भूकंप इतने क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो समुद्री है वो यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है यहाँ पर, या फिर उसको मिल रही है आप कह सकते हैं, और जिसके कारण प्लेटों में हलचल होती है यहाँ पर के कारण, या उनमें जो टूट 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 जाती है कोई कोई प्लेट भी अंदर से, तो जिसके कारण यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होते हैं। और इसी कारण से भूकंप के जो इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है।
यहाँ पर जो प्लेटें हैं पृथ्वी की आंतरिक को उस वजह से ये समस्याएं आती है। एल्पाइड भूकंप यानी कि मध्य महाद्वीपीय बेल्ट के अंदर जावा से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्य सागर और अटलांटिक में फैली हुई है। ये एल्पाइड भूकंप बेल्ट यहाँ पर इन एरिया में आप देख सकते हैं जो हमने बात बताया यहाँ पर फैली हुई। यह बेल्ट दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों का लगभग 17% हिस्सा है, जिसमें कुछ सबसे विनाशकारी भी शामिल है। दूसरा प्रमुख बेल्ट है वो जलमग्न मध्य अटलांटिक रिज में है। रिज वह क्षेत्र होता है जहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग विस्तृत होती है। मध्य अटलांटिक रिज का अधिकांश भाग गहरे पानी के भीतर है और मानव हस्तक्षेप से बहुत दूर है, यानी कि यहाँ पर मानव हस्तक्षेप नहीं होता है और यह बहुत ही गहरे पानी में स्थित है। ये तो हमने देखा वैश्विक दृष्टि से, हालांकि ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आए तो पूछने की आशंका इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं भारत में भूकंप जोखिम मानचित्रण। भारत में जो एरिया है उनके हिसाब से जो भूकंप क्षेत्र को बांटा गया है उनको हम देखते हैं। तकनीकी रूप से सक्रिय वलित हिमालय पहाड़ों की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिक झटकों के कारण आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। इसमें 2, 3, 4 और 5 नाम दिया गया है। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से ये भारतीय मानक ब्यूरो ने यहाँ पर प्रकार से यहाँ पर इन क्षेत्रों को विभाजित किया हुआ है, भूकंप के क्षेत्रों को भारत में, कि 2, 3, 4 और 5 है। हमने 1 और 2 को पहले मिला दिया है, कारण अब 5 की जगह पर यहाँ पर 4 ही हमारे क्षेत्र बचे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे मैप को, तो आप देख सकते हैं भारत का मैप हमारा। यहाँ पर हम देखेंगे भारत जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है वो हमारे जोन 2 है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एरिया, ये हमारे जोन 2 का एरिया सारा है। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं जोन 2 है। उसके अलावा जो आप येलो लाइट, जो लाइट येलो में देख रहे होंगे आप यहाँ पर थोड़ा हल्का पीला, ये हमारे जोन 3 में आता है। इसके बाद जो हमारा नारंगी कलर का है, थोड़ा डार्क येलो या डार्क और थोड़ा ऑरेंज बोल सकते हैं आप इसको, ये हमारे जोन 3 का एरिया है। और जोन 4 जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात का कच्चे वाले गुजरात का है, गुजरात देख सकते हैं यहाँ पर ऊपरी हिस्सा इसका। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट देख सकते हैं, नेपाल के यहाँ पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बिहार का कुछ एरिया यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के एरिया में कुछ लगता हुआ है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आपको ये हमारे और जो हमारा आइलैंड है उनको भी आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। सिस्मिक जोन आप यहाँ देख सकते हैं, मैप ऑफ इंडिया 2002 का है, यहाँ पर आंकड़े यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सिस्मिक हैजार्ड डैमेज, यानी कि 59% से लगभग जो है वो सिस्मिक हैजार्ड डैमेज के अंदर यहाँ पर आती है भारत की जमीन। अगर हम यहाँ पर देखें जोन 2 को, तो जोन 2 है वो लो रिस्क वाला जोन है। यहाँ पर जो मर्कली स्केल पर आप देखें यहाँ पर, तो मर्कली स्केल पर यहाँ पर 6 या उससे कम यहाँ पर के भूकंप आते हैं। जोन 3 में देखें तो आप मॉडरेट रिस्क के भूकंप आते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी जो रहती है इनकी वो रहती है 7 के लगभग रहती है। जोन 4 में यहाँ पर इंटेंसिटी 8 के लगभग रहती है। हाई रिस्क जोन कहला जाता है। और जोन 5वां है जो सबसे वेरी हाई रिस्क जोन है और लायबल टू शेकिंग इंटेंसिटी 9, यानी कि तीव्रता यहाँ पर 9 के ज़्यादा या 9 से ऊपर भी रह सकती है। ये इसकी जोन है। अब यहाँ पर जोन हम एक प्रकार से देखते हैं तो जोन 2 को यहाँ पर मामूली क्षति वाला भूकंपीय जोन कहलाता है, जहाँ तीव्रता तीव्रता आप देख सकते हैं यहाँ पर पर यहाँ पर मापी जा सकती है। पर मापी जाती है और उसके पैमाने पर यहाँ पर 5 से 6 के तक होती है। यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जो भूकंप की तीव्रता है वो हमारे रिक्टर स्केल पर ना मापकर हम मर्कली स्केल पर मापते हैं तीव्रता, जबकि हम रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड या द्रव्य मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम इसमें मापते हैं। यानी कि जो रिक्टर स्केल पे हम उसकी कितनी ऊर्जा यानी कितनी भूकंपीय यहाँ पर ऊर्जा रिलीज होती है जनरली, उसका भी हम यहाँ पर मापन करते हैं। और जो हमारी मर्कली स्केल पर हम उसकी तीव्रता का पैमाना इसी के आधार पर मापा जा सकता है, फिर इसी आधार पर मापा जाता है। यहाँ पर भूकंपीय जोन 3 देखें हम तो जो है वो यहाँ पर मर्कली स्केल होती है। यहाँ पर 7 के अनुरूप मध्यम क्षति वाला जोन इसे कहा जाता है। इसके अलावा भूकंपीय जोन 4 जो है वो हमारा पैमाने पर वो है तीव्रता इसकी 7 के अनुरूप अधिक क्षति वाला जोन इसे कहा जाता है। उसके बाद जो आता है वो है भूकंपीय जोन जो हमने देखा 5। ये क्षेत्र फोल्ट प्रणालियों की उपस्थिति के कारण भूकंपीय रूप से सर्वाधिक सक्रिय होता है। भूकंपीय जोन 5 भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से देश में भूकंप के कुछ सबसे तीव्र झटके भी देखे गए हैं। क्षेत्रों में 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप देखे गए हैं और यह 9 की तुलना में अधिक तीव्र होते हैं। यहाँ पर हम कुछ और बातें देखते हैं जो छोटी छोटी है, पर यहाँ पर उनको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए।
और उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्लियरली। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वो होता है, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट टू एक्सपीरियंस द वेव, यानी कि वो पहला पॉइंट होता है जहाँ पर एक्सपीरियंस की जाती है वेव्स की, और वहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड जितना होता है वही उसका भूकंप का मैग्नीट्यूड यहाँ पर असलियत में होता है। परंतु इंटेंसिटी जो होती है, जो तीव्रता होती है या फिर भूकंप की होती है, सेवेरिटी ऑफ अर्थक्वेक शेकिंग, यानी कि जो धरती है उसकी सेवेरिटी कितने वो धरती को हिला सकता है, उसके हिसाब से उसको इंटेंसिटी देखी जाती है। और इंटेंसिटी जो होती है दोस्तों, वो वेरिएबल होती है ओवर द एरिया अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, यानी कि जो अर्थक्वेक के द्वारा एरिया अफेक्ट किया जाता है वो अलग अलग एरिया पर अलग अलग इंटेंसिटी के हिसाब से देखी जाती है। जितना दूर हम भूकंप के केंद्र से जाते जाते हैं, एपी सेंटर से दूर जाते जाते हैं, वहाँ पर इंटेंसिटी कम होती जाती है, यानी कि हाई इंटेंसिटी नियर द एपी सेंटर, लोअर इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द एपी सेंटर। इस प्रकार से ये कुछ मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक हमने अभी जाना था, क्योंकि यहाँ पर हमने देखे भी थे, टेक्टोनिक होते हैं, वोल्केनिक होते हैं। एक बार हम इसका देख लेते रिवीजन। कोलैप्स यानी कि जो हमारे निपात होते हैं, खननों में होते हैं, एक्सप्लोजन से होते हैं, रासायनिक वालों से, रासायनिक या परमाणु, और रिजर्वोयर यानी कि बांध वगैरह से आने वाले जो हमारे भूकंप होते हैं। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक कैसे होता है, तो अर्थक्वेक आर मेजर यूजिंग ए डिवाइस कॉल्ड सिस्मोग्राफ, यानी कि जो हमारी भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। और यहाँ पर जो अर्थक्वेक होते हैं वो स्केल्ड किए भी जा सकते हैं, यानी कि या तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी किए जा सकते हैं, या इंटेंसिटी के हिसाब से भी उनको यहाँ पर जो है उनको मापा जा सकता है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड स्केल होती है और इंटेंसिटी स्केल होती है। इंटेंसिटी पे हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर 1 से 12 के बीच में यहाँ पर रेंज होती है इंटेंसिटी स्केल की, और इस पर इसको मापा जाता है। इंटेंसिटी इज assessed using a descriptive scale called modified Mercalli intensity scale। नाम याद रखिएगा, मॉडिफाइड मर्कली इंटेंसिटी स्केल या फिर संशोधित मर्कली तीव्रता पैमाना इसको कहा जाता है। यहाँ पर इस इंटेंसिटी से हमको पता चलता है कितना डैमेज कौन सा भूकंप कर सकता है, कितना जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा उतना ज़्यादा ही खतरनाक भूकंप होगा। यहाँ पर रिक्टर मैग्नीट्यूड के स्केल से देखा जाए तो मेजर द अमाउंट ऑफ सिस्मिक एनर्जी रिलीज्ड बाय एन अर्थक्वेक, यानी जितनी एनर्जी वो अर्थक्वेक से रिलीज होती है की गति से, उसी कारण उसको हम रिक्टर स्केल में, रिक्टर मैग्नीट्यूड में हम देखते हैं। और रिक्टर स्केल में आप देखेंगे तो बेस होता है 10 और लोगरिथमिक स्केल पर होता है डेवलप। इसको किसने किया था, चार्ल्स रिक्टर ने एंड बेनो गुटेनबर्ग ने मिलकर किया था। मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन द एब्सोल्यूट नंबर 0 से 10 से, यानी 0 से 10 के बीच में यहाँ पर इसको बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कोस कारण क्या है, भारत में अगर मूवमेंट जो ये भूकंप आते हैं उनका भारत के कारण क्या है, तो उसको आप ये देखें। तो इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड द एशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एट द रेट ऑफ 45 mm पर ईयर, तो रोटेशन ऑफ इंडियन प्लेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस कारण ये दो कारण यहाँ पर मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं इसके भूकंप आने के यहाँ पर। इसके अलावा आप सिस्मिक जोन जो हमने देखा अभी मैप पर, उसको अगर हम यहाँ फिर से देखें तो यहाँ पर जोन 2 है लो डैमेज रिस्क जोन, जोन 3 है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, जोन 4 है हाई डैमेज रिस्क जोन, और जोन 5 है हाई डैमेज रिस्क जोन। यहाँ पर लो डैमेज रिस्क जोन में भारत के बहुत सारे एरिया आ जाते हैं जो कि हमने यहाँ पर देखा था। और जोन 3 में हम देखें यहाँ पर तो अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है, पार्ट ऑफ कश्मीर आ जाते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा जोन 4 में आप देखें तो दिल्ली, बिहार, इंडो गेंगटिक प्लेन, यानी कि जो टू गंगा प्लेन है वो आ जाता है, जम्मू आ जाता है जोन 4 में। और जोन 5 में जो कि हाई रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क वाले जोन है, वहाँ पर कश्मीर, पंजाब और हिमालय के कुछ भाग, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सारे आ जाते हैं, रण ऑफ कच्छ यहाँ पर भी आ जाता है ये। और जोन 1 जो हमने देखा वहाँ पर, जोन 1 जो नहीं दिया है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। जोन 1 और जोन 2 को यहाँ पर, जोन 1 और जोन 2 है यहाँ पर, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये था हमारे कुछ अर्थक्वेक से जुड़ी बातें। अब हम जानते हैं इसमें तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं भूकंप के लिए। तो भूकंप में तैयारी के 3 स्तर होते हैं, निवारक स्तर तैयारी, भूकंप के दौरान तैयारी, और भूकंप के बाद की तैयारी। ये होती है कुछ स्तर की तैयारी। का निवारक तैयारी वो होती है जो पहले से की जाती है, भूकंप के बारे में जागरूक करते हैं लोगों को, भूकंप आने पर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा आपके, कि भूकंप आने वक्त या आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, खड़े नहीं रहना चाहिए, कि बिल्डिंग के नीचे से नहीं खड़े रहना चाहिए। भूकंप लचीला बुनियादी ढांचा और भवन निर्माण का करना है, यानी कि भवन निर्माण का कार्य कैसे, भवन निर्माण कैसे करना है उसके, यहाँ पर भूकंप रोधी भवन निर्माण, इस प्रकार के यहाँ पर कुछ मेजर लिए जाते हैं। भूकंप के दौरान आग, चिमनी, बिजली के तार, खिड़कियाँ, शीशा आदि से दूर रहना, ये बात आपको पता ही होगा। किचन काउंटर या टेबल के नीचे एक सुरक्षित जगह ढूंढना, ये यहाँ पर जो है
भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए वो इसके स्तर में शामिल है। भूकंप के बाद में आप देखें यहाँ पर त्वरित प्रक्रिया, भूकंप का जैसे ही भूकंप में जो समस्या हमने देखी उनको त्वरित रूप से यहाँ पर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना, जो भी हानि हुई है उसको सुधारने की कोशिश करना, जो भी लोगों को समस्याएं आई हैं या फिर किसी को भी अगर कि कुछ भी अगर भूकंप में बिल्डिंग वगैरह ऐसे गिर जाती तो उसके तुरंत कैसे वहाँ पर पहुँचे या फिर से तैयार रहना, ताकि जो अभियान है उनको तुरंत से चलाया जा सके। तलाशी अभियान और दवाओं, भोजन, कपड़ा, पानी की उपलब्धता बढ़ाना इस प्रकार से इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो हमने देखा भूकंप से जुड़ी सारी बातों को। किस प्रकार से भूकंप होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या तैयारी के स्तर होते हैं, और भारत में हमने भूकंप के क्षेत्रों को इसमें जाना। ये था हमारा अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ पूरा आर्टिकल जिसको हमने विस्तार से समझा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे, जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा कहा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। 2 वर्ष का होगा कार्यकाल जस्टिस चंद्रचूड़ का। यहाँ पर जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई है और कार्यकाल करीब 2 वर्ष का। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं तो अभी हमारे 49 जो थे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस उदय उमेश ललित वो यहाँ पर रिटायर हो गए हैं। क्वालिफिकेशन देखें दोस्तों, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया जरूरी है। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का जज उनको अगर पहले रहे हैं तो वहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है फॉर 5 ईयर्स, और यानी कि 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहना महत्वपूर्ण है। और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या और 10 साल तक, यानी कि 10 साल तक उन्होंने या तो हाई कोर्ट में जज जो एडवोकेसी की हो या फिर 5 साल तक वो हाई कोर्ट में जज रहे हो, तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। या फिर एक राष्ट्रपति की जो है, राष्ट्रपति की नज़र में यहाँ पर एक प्रतिष्ठित जो है वकील या राष्ट्रपति की नज़र में प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द एचसी। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, एससी के लिए यहाँ पर कोई मिनिमम एज कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65, यानी कि अगर 65 के हो जाते हैं तो यहाँ पर उनको रिटायर करने की बात कही गई है हमारे संविधान में। अपॉइंटमेंट की बात की जाए यहाँ दोस्तों, तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर जो है वो सीजा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे आर्टिकल 124 के भाग 2 के तहत यहाँ पर उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है क्या, प्रेसिडेंट के द्वारा, सीजीआई का। एज पर द प्रोटोकॉल द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द एचसी डेजिग्नेटेड एज द सीजीआई, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट के उनको यहाँ पर डेजिग्नेटेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में। फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज of the SC is officially communicated by the incumbent judge to the Ministry of Law and Justice, which then relay the communication to the Prime Minister. उसके बाद जो प्रधानमंत्री वो प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर आपको वो देखा होगा, प्रेसिडेंट यहाँ पर फिर सब्सिक्वेंटली मेक्स द अपॉइंटमेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है हमारे राष्ट्रपति वो यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। रोल क्या होता है यहाँ पर देखें आप इनका रोल जो होता है वो स्वेरिंग ऑन द ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। यहाँ पर जो राष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ होती है वो इस प्रकार से होती है, वो कुछ यह होती है कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजाई हैज द पावर टू कंस्टिट्यूट बेंचेस हियर केसेस इन द एससी, यानी कि ये सब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट रहता है उसके यहाँ पर मास्टर होते हैं और यहाँ पर इनके पास पावर रहती है कि वो यहाँ पर केसेस की हियर करने के लिए बेंचेस का निर्माण कर सकते हैं। सीजाई जो होते हैं डिसाइड कर सकते हैं कि विच जज विल हियर विच केस एंड व्हेन, है ना। सीजाई इन कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इस प्रकार की उनके पास पावर रहती है, वो बता सकते हैं कि कौन सा जज किस पेज की यहाँ पर सुनवाई करेगा। और जो वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट करने के यहाँ पर राष्ट्रपति को कंसल्ट, यानी कि राष्ट्रपति को सुझाव दे सकते हैं। और सीजीआई जो है अपॉइंट करते हैं एड होक एससी जजेस अंडर आर्टिकल 127 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 127 के तहत यहाँ पर ये क्या अपॉइंटमेंट कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ में। सीजीआई कैन चेंज द सीट ऑफ द एचसी फ्रॉम दिल्ली टू एनी अदर प्लेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर ये जो
सीट रहती है उसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दिल्ली से अदर प्लेस पर। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यहाँ पर जो भारत के राज्य और केंद्र है उसके बीच बीच में अगर वित्तीय विवाद होता है तो उसको भी जाने के लिए यहाँ पर अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। रिमूवल कैसे होता है इनका, अगर आप यहाँ पर देखें तो बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यहाँ पर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो स्पेशल मेजोरिटी वाला वाला जो केस रहता है उसके यहाँ पर किया जाता है, यानी कि महाभियोग जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से यहाँ पर होता है। 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंटेड एंड वोटिंग। ग्राउंड ऑफ रिमूवल, यहाँ पर ग्राउंड ऑफ रिमूवल की बात की जाए तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी आर्टिकल 124 के भाग 4 के साथ, यानी कि इस आधार पर किया जा सकता है या तो मिसबिहेवियर हो या फिर इनकेपेसिटी के आधार पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार से सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता है, क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, रोल क्या होता है, रिमूवल किस प्रकार से होता है, 2/3 बहुमत से होता है दोनों सदनों के, जहाँ जिसमें प्रेजेंट कितने हैं और वोटिंग कितने कर रहे हैं उसकी टोटल जो होती है स्ट्रेंथ उसके आधार पर। इस प्रकार से इसका रिमूवल होता है। ग्राउंड ऑफ रिमूवल देखा तो ये हमने देखा सीजीआई के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ जो कि हमारे जुड़ा है इंडो पैसिफिक रीजन से, और ये आए दिन चर्चा में बना रहता है। परंतु उससे पहले हम जानते हैं हमारे एडिटोरियल में क्या आप पढ़ सकते हैं क्या नहीं। यहाँ पर एडिटोरियल में आप आएंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 8 में आप दिख रहा होगा यहाँ पर विश्व को दिशा दिखाने के तैयार भारत। इसके नीचे आप देखेंगे समान नागरिक संहिता की बाधाएं क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जरूर पढ़िएगा यह आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर समान नागरिक संहिता है हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर आए दिन चर्चा में बना हुआ है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं अगर यह थोड़े दिन और चर्चा में बना रहता है, और ये बना रहेगा क्योंकि अलग अलग राज्य इसके ऊपर कमेटियाँ और चुनाव भी आ रहे हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जरूर पढ़िएगा। जलवायु परिवर्तन यह बहुत ही, क्योंकि इस पर आए दिन अभी बैठकें हो रही है। यहाँ पर जो COP27 चल रहा है और हाल ही में बहुत सारी जो है रिपोर्ट्स भी प्रकाशित हो रही है जो हमारे, और हीट वेव जो आई है यूरोप में चाइना में, कारण यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जलवायु परिवर्तन और जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है सारी, ये इसको जरूर पढ़िएगा। और उसके अलावा जो भी हमने रिपोर्ट्स यहाँ पर देखी थी और उसके अलावा जो भी अभी रिपोर्ट्स आई हैं कुछ उनको भी हम बाद में देखेंगे, और रिपोर्ट्स आएगी उनको हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा आर्टिकल ये जो हमारा एडिटोरियल हो जाएगा वो हमारा संविधान सम्मत है दुर्बल आर्थिक वर्ग को आरक्षण, कभी EWS को रिजर्वेशन पर फैसला आया है यहाँ पर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। केस केस चल रहा था ये 2019 से, कि 2019 में जब इन्होंने केंद्र सरकार ने EWS आरक्षण की घोषणा की थी बाद जो ये केस चल रहा था, और जब पहला जो 50% की लिमिटेशन थी वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये पहले से माना जा रहा है कि 50% से ज़्यादा यहाँ पर अब रिजर्वेशन नहीं होगा, परंतु इस जो फैसला आया है इसकी वजह से यहाँ पर उलटफेर होते दिख रहे हैं, इसी कारण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको भी जरूर आप पढ़िएगा। बीच का आर्टिकल आप रहने दीजिएगा, कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपने ये यहाँ पर ये पढ़ लिया। ये 3 आर्टिकल यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं एडिटोरियल से। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ जो है हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका बढ़ाएंगे द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र आए दिन यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है कि अमेरिका भी यहाँ पर इसको लेकर थोड़ा सजग दिख रहा है, क्योंकि चीन की यहाँ पर जो ताकत है वो इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, और चीन है वो अपना यहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, वो ताइवान को भी धमका रहा है, और वो अपना जो है वो अभी रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, जिस कारण से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं कुछ बातें। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं, कौन अमेरिका की इस चीज़ पर इतना ध्यान हो रहा है, कौन कौन से देश इसमें हमारे साथ हैं, और इसका कुछ आपको पूरा जानकारी पता होना चाहिए आसियान को लेकर, और भारत को और आसियान संबंध, और भी बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो आप यहाँ पर मैप में देख रहे होंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर आप मैप में देखें तो यहाँ पर ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन इंडियन ओशन से लेकर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर इसको आप इतना भी ले लेते तो कोई बात नहीं, जनरली एक थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई है, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सीमाएं ऊपर नीचे होती है, जापान भी इसमें शामिल आता है, ये हो सकती है ऊपर नीचे। इस प्रकार से ये कुछ हमारे इंडो पैसिफिक रीजन है, मेन रूप से मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र हमारा इसमें शामिल होता है। तो हम जानते हैं भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में कुछ यहाँ पर बात। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर कुछ भागों को मिलाकर यहाँ पर आप देखें समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र भी कहते हैं। और यह क्षेत्र हाल के वर्षों में भू राजनीतिक रूप से
जो आप यहाँ पर देखेंगे विश्व की विभिन्न यहाँ पर जो विश्व की विभिन्न जो शक्तियों के मध्य कूटनीति एवं संघर्ष का नया केंद्र बन चुका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह केंद्र क्यों बना है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो व्यापार निर्भरता बढ़ी है। वैश्वीकरण ने समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संपर्क, समुद्री खतरे की प्रवृत्ति को और अधिक अंतर्राष्ट्रीय बना दिया है। इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर भी बल दिया जा रहा है ताकि व्यापार और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति हो सके। ये क्षेत्र व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो पर सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने की यहाँ पर बातें की जा रही है और बल दिया जा रहा है। इस प्रकार हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुख्य रूप से संपर्क, समुद्री परिवहन सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, अप्रसार और साइबर सुरक्षा मुद्दों पर बल प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में मुख्य उपलब्धि क्या है, तो उसको हम देखें तो भारत ने स्पष्ट रूप से हिंद प्रशांत के विचार को आगे बढ़ाने पर बल दिया है, जो अफ्रीका से शुरू होकर जापान, अमेरिका तक फैला है। इसमें कुछ वैसे प्रमुख पहलुओं पर भी स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है था जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के नीतिगत परिप्रेक्ष्य को दर्शाते हैं, जिसमें समावेशिता, खुलापन खुलापन आसियान केंद्रीयता शामिल है और यह अवधारणा किसी भी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप देखें यहाँ पर तो भागीदार भारतीय जो है भागीदारी के मोटे तौर पर 3 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वाड, आसियान, पश्चिम हिंद महासागर, यानी कि भारत के भागीदार को यहाँ पर इसके रूप में देखा जा सकता है। 2+2 वार्ता यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के एक साथ एक द्विपक्षीय या फिर 2+2 वार्ता की शुरुआत की में दोनों देशों की रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता की जाती है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी तरह की सचिव स्तर की 2+2 वार्ता की, यानी कि में भारत के रक्षा रक्षा और विदेश मंत्री और उनके भी रक्षा और विदेश मंत्री वार्ता, इसलिए 2+2 वार्ता यहाँ पर कह सकते हैं। भारत और आसियान, यहाँ पर भारत ने अपने हिंद प्रशांत नीति के आसियान की केंद्रीयता पर जोर दिया है। भारत की एक ईस्ट नीति जो है एक्ट ईस्ट नीति आसियान सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने हेतु रणनीतिक प्रक्रिया को दिशा प्रदान कर दी है। भारत ने 2016 में वियतनाम और 2018 में इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीति साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया है। भारत में 2018 में आसियान प्लस देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए हैं ताकि भारत के रिश्ते इनसे अच्छे हो सके। और भारत और इंडोनेशिया हाल ही में मलक्का स्टेट के पास स्थित संबग पोर्ट को विकसित और उसका प्रबंध करने की रणनीतिक कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की है। भारत ने सिंगापुर के साथ एक लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता किया है जो ओडिशा स्थित मिसाइल टेस्टिंग को सहायता प्रदान भी करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत और आसियान संबंध सही करने में जुटा हुआ है और क्वाड से भी यहाँ पर बहुत सारी उम्मीदें और क्वाड भी यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक चतुष्कोणीय गठबंधन है, यानी कि 4 देश इसमें शामिल है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी की स्थापना हेतु एक रणनीतिक वार्ता के रूप में शुरू की गई थी। जापान के प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे थे की पहल और चीन की वजह से उपजी भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चुनौती को देखते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के राष्ट्र प्रमुखों ने 2007 में रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड की शुरुआत की थी। भारत की हिंद प्रशांत जो नीति चीन की को अलग थलग करने की नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत को लेकर भारत की एक सकारात्मक सोच रखता है और भारत की परिभाषा के तहत हिंद प्रशांत एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी क्षेत्र है जो प्रगति और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ते हुए हर किसी को खुले दिल से स्वीकार करता है। में वे सभी देश शामिल है जो इस क्षेत्र के भीतर आते हैं और वैसी शक्तियों को भी मान्यता देता है जो बाह्य होते हुए भी यहाँ साझेदार है। यहाँ पर भारत ने जानबूझकर समावेशी शब्द जोड़कर हिंद प्रशांत की परिभाषा को वैचारिक दृष्टि से एक नया आयाम देने की कोशिश की है, जो सीधे तौर पर 4 देशों के समूह के चीन विरोधी लक्ष्य को कमजोर करता है। 4 देशों के ने पहली बार सितंबर 2019 में मंत्री स्तरीय स्तर पर मुलाकात की, जो भारत के चीन के प्रति आक्रामक रुख में बदलाव का संकेत। भारत 2020 में जो है वार्षिक मालाबार अभ्यासों में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित कर सकता है। जो हालांकि ये रिपोर्ट पुरानी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से आर्टिकल से कि ये आर्टिकल पुराना है, क्योंकि परंतु जो आप अभी भी आज भी मालाबार एक्सरसाइज यहाँ पर अब देख सकते हैं जो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारे जापान में स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर यह आर्टिकल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पुराना है। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिएगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत से जुड़े त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है, यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गया है और ये चारों देश अभी इसमें युद्ध अभ्यास करते हैं और इनके युद्ध अभ्यास को मालाबार कहा जाता है। यह वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम हो सकता है। भारत और अमेरिका ने नवंबर 2019 में पहले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने में मदद मिली। इसके अलावा भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका
जो है के साथ आपसी लॉजिस्टिक सहायता समझौते का भी संचालन किया और इस क्षेत्र में दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का पारस्परिक पारस्परिक पहुंचाव प्रदान करता है। हालांकि आप देखें तो मालाबार जो अभ्यास है वो 1992 से शुरुआत की गई थी इसकी, और यह जो है मालाबार इसको क्वाड में इसका नाम कर दिया गया है, परंतु इसकी जो अभ्यास है वो 1992 से किया जा रहा है और इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी इस युद्ध अभ्यास की। मालाबार अभ्यास शुरुआत में भी इन दोनों भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता था 1992 से। भारत और अमेरिका ने हमने देख लिया ये। पश्चिमी हिंद महासागर, इसको हम देखें तो भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपने रणनीतिक साझेदारों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में भारत और फ्रांस के मध्य विकसित रक्षा संबंध है और दोनों देशों हिंद महासागर में संयुक्त गश्त करने का फैसला भी किया है। भारत ने फ्रांस के साथ एक आपसी सहायता लॉजिस्टिक समझौता किया है, तो जिससे जिबूती, यूएई, फ्रेंच रियूनियन में फ्रांसीसी सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपने संबंधों को उन्नत भी किया है। इसके तहत दोनों देशों ने 2018 में पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास किया था। जिसके अलावा भारत ने मार्च 2019 में 17 अफ्रीकी देशों के साथ एक सैनिक अभ्यास संपन्न किया है। संयुक्त राज्य के चैप्टर 7 के तहत शांति रक्षक गतिविधियों से संबंधित था। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपना सूचना संलयन केंद्र आईएफसी है वो प्रारंभ किया है, जो मित्र राष्ट्रों के बीच जहाज़ों के बारे में सूचना साझा करने में सहूलियत प्रदान करता है। भारत अपने तटीय निगरानी नेटवर्क जो कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क है का उन्नयन कर रहा है, जो रडार की एक श्रृंखला है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में जहाज के यह रडार श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स के समान रडार प्रणालियों से भी जुड़ सकेगा। ये था हमने पश्चिमी हिंद महासागर में भारत के क्या कदम है और क्या कदम उठा रहा है। भारत प्रशांत नौसैनिक सहयोग देखते हैं तो भारत प्रशांत के क्षेत्र में मुख्य फोकस समुद्री क्षेत्र है और यही वह कड़ी है जो भारत को श्रीलंका, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों से जोड़ती है। यह सभी राष्ट्र इस क्षेत्र में अपनी समुद्री स्थिति के कारण मुख्य स्थान प्राप्त किए हुए, क्योंकि यह मुख्य आइलैंड है और मुख्य देश हो जाते हैं वैसे ये, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डायलॉग और अभ्यास देखा जाए तो दोस्तों इंडो पैसिफिक जो रीजनल डायलॉग है आईपीआरडी 2019 का दूसरा संस्करण मार्च 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और यह डायलॉग हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के अवसरों और चुनौतियों की वार्षिक समीक्षा के साथ वैश्विक रणनीति समुदाय को संबद्ध करने की प्रक्रिया का है। वर्षों तक हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ न करने और नीति के बारे में अनिश्चित होने के बाद अंततः भारतीय हिंद महासागर में वास्तविक रूप से सुरक्षा प्रदान करने बनने में सफल हुआ है, यानी सुरक्षा प्रदाता के रूप में यहाँ पर सफल हुआ है और इसमें आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार हमने देखा तो भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, मतलब क्या भारत किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है। 2+2 वार्ता के बारे में जाना, वार्ता के बारे में जाना, तो ये थी हमारी जुड़ी हुई पूरी सारी खबरें और इसका सारा हमने निचोड़ जानने की कोशिश की है थोड़ा बहुत। ये था हमारा आर्टिकल और जो हमारा देखते हैं हम आर्टिकल की तरफ जो कि हमारा जनरली मैप से जुड़ा हुआ है। इसमें हम कुछ मैप देखेंगे। यहाँ पर योकोसुका द्वीप के पास मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू। मालाबार युद्ध अभ्यास नेवल अभ्यास है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है यहाँ पर ये, और ड्रिल है एक तरीके से। और यहाँ पर ये योकोसुका द्वीप जापान में जो कि चल गया है। और भारत के अलावा इसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं ले रही है हिस्सा। खुला एवं समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए हिमायती है चारों देश। ये हमारा ये आर्टिकल हम हमारा मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है हमारा मैप, जो कि आप देख सकते हैं जापान का मैप। सबसे पहले हम देखते हैं जापान को मैप पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा जापान, यहाँ पर ये वर्ल्ड आपको दिख रहा होगा पूरा, तो यहाँ पर ये है जापान। जापान यहाँ पर मुख्य रूप से ये यहाँ पर देख रहे होंगे आप 2-3 यहाँ पर जो ये द्वीप है, इन द्वीपों का एक पूरा ग्रुप ही यहाँ पर ये जापान कहलाता है। तो ये जापान के मुख्य द्वीप। अब हम चलते हैं जापान पर, देखते हैं इसके बारे में जापान क्या है। जापान में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा आपको जापान, ये जापान का यहाँ पर आप देख सकते हैं सापोरो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है यहाँ पर ये हो जाता है जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ पर ये जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ही स्थित है। जो कि हाल ही में जो एक्सरसाइज हो रही है भारत और जो क्वाड की एक्सरसाइज हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, वो योकोहामा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। योकोहामा के पास भी यहाँ पर स्थित हो जाता है। जो याकोसुको है, याकोसुका वो भी यहाँ पर ही स्थित है, क्योंकि इसी एरिया में यहाँ पर आता है। याकोसुको यहीं पर जो एक्सरसाइज हो रही है वो यहीं पर हो रही है। और आपको पता होगा नागासाकी और हिरोशिमा वो भी यहाँ पर स्थित है।
यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पर ये हिरोशिमा यहाँ स्थित है, और नागासाकी जहाँ पर जो परमाणु बम गिरे थे अमेरिका द्वारा जो गिराए गए थे वो यहीं पर स्थित। और ओसाका आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण सिटियाँ है। माउंट फूजी जो जापान की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट फूजी 3773 के लगभग की ऊंचाई है। तो यह माउंट फूजी वो टोक्यो के पास में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है। यह है माउंट फूजी। यहाँ पर फिलीपीन सी आप नीचे देख सकते हैं, फिलीपीन सी के आप यहाँ पर साइड में देखेंगे, यहाँ पर तो पश्चिम एरिया में यहाँ पर देख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर चाइना सी। ऊपर देखेंगे तो सी ऑफ जापान, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑफ जापान। और शिनानो रिवर कहाँ पर स्थित है, तो वो आप बोल सकते हैं जापान में। पैसिफिक ओशन इसके यहाँ पर देख सकते हैं, लेक बिवा जापान में स्थित है। सी ऑफ सी ऑफ ओकोतस्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी ऑफ ओकोतस्क कहाँ पर स्थित है। ये जापान का एक मैप था जो आपको दिखाया हमने दोस्तों। यहाँ पर इन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द्वीप को यहाँ पर इनके नामों से जाना जाता है, कि इन द्वीपों का नाम है होक्काइदो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला द्वीप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये होक्काइदो द्वीप के रूप में जाना जाता है। और जब ये बीच वाला आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बीच वाला द्वीप, ये वाला पूरा बड़ा सबसे, ये होन्शु द्वीप जो कि सबसे मुख्य भूमि यहाँ की सबसे मेन। के नीचे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर शिखोऊ, जो नीचे वाला भूख आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोच्चि जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये शिखोऊ द्वीप है यहाँ पर। उसके नीचे जो नीचे वाला द्वीप आएंगे यहाँ पर, नागासाकी वाला भाग, ये है क्यूशू द्वीप। यहाँ पर ये यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण द्वीप यहाँ पर है। और ये राइक्यू आइलैंड्स यहाँ पर बहुत सारे, इन आइलैंड्स भी इसी में शामिल है। इन सभी को राइक्यू क्यू आइलैंड कहा जाता है। किनावा वगैरह आप यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये वाले यहाँ पर बोनिन आइलैंड्स यहाँ पर ये देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ये 4 द्वीप जो है जापान के महत्वपूर्ण होते हैं, और यहीं पर इनकी अधिकांश जनसंख्या स्थित है। ये टोक्यो, वो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो कौन से द्वीप में स्थित है, तो ये आपको होन्शु द्वीप में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि टोक्यो जो है जापान की राजधानी, वह होन्शु जो इसका भाग है उसमें स्थित। ये 4 के नाम जनरली एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जा सकते, हालांकि टोक्यो वगैरह इससे पूछ सकते हैं, एग्जाम के एग्जामिनर के ऊपर है। ये था हमारा जापान का, हमने यहाँ पर देखा कि जापान का मैप, और साइड में आपको दिख रहा होगा साउथ कोरिया, इसकी राजधानी सियोल यहाँ पर दिख रही होगी। ये तो जापान का मैप। इस प्रकार से ये होता है हमारा आज का आर्टिकल, और आज का न्यूज़ एनालिसिस यहीं पर तक था हमारा। मिलते हैं हम अगले न्यूज़ एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।